कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्क के बारे में सारी स्टडी कर ली थी। आज हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। सो एनर्जी पढ़ते हैं। फिजिक्स का ये चैप्टर चल रहा है, वर्क पावर एनर्जी। एनर्जी उसमें हमने एनर्जी अब पढ़नी है, स्टार्ट करनी है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड। अब देखो, एनर्जी है, जैसे हमने कल बात की थी, लाइफ इम्पॉसिबल है विदाउट एनर्जी के। जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी तो इंक्रीज होगी। एनर्जी की डिमांड जो है वो तो इंक्रीज हो रही है। अब ये सारी की सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से भी मिलती है एनर्जी। बट बिगेस्ट सोर्स क्या है? बिगेस्ट सोर्स जो है अपना एनर्जी का, जो हमें एनर्जी मिलती है, वो है सन। काफी सारे एनर्जी सोर्सेज है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो किससे बने हुए हैं? सन से बने हुए हैं। हमें एनर्जी न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एटम में न्यूक्लियस होता है ना, उसमें, अर्थ के इंटीरियर में से, टाइड में से, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है कहीं ना कहीं। क्या इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है? तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। जो वर्ड है एनर्जी, मोस्टली हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब देखो, जैसे हमने वर्क पढ़ा था, वर्क में डिफरेंस है। हम डेली लाइफ में वर्क को क्या बोलते हैं और साइंटिफिक टर्म में वर्क का मतलब क्या होता है, हमने कल डिस्कस कर लिया था। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो एक बार जाके चेक करे कि डिफरेंस होता है वर्क में आपका डेली लाइफ से रिलेटेड एंड साइंस से रिलेटेड। सिमिलरली आपका, अगर हम बात करें एनर्जी में, एनर्जी में भी डिफरेंस होता है। मोस्टली हम यूज करते रहते हैं डेली लाइफ में एनर्जी वर्ड को, बट साइंस में एग्जैक्ट, डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग क्या है? तो कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कल वर्क का समझा हमने। जस्ट सपोज एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, विकेट जो स्टेशनरी है उसको हिट करती है, विकेट तो दूर गिर जाएगी कहीं। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट है, when raised to a certain height gets the capability to do the work। अगर एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाओ, वो, देखो अब वर्क क्या था, क्या बताया था मैंने? जब आपका फोर्स लगाने से वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपका वो वर्क होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो किया गया था? एस से। तो यहाँ पे भी वही बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कुछ हाइट पे ले जाओगे, दैट मीन्स उसकी कैपेबिलिटी है वर्क करने की। उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिस्टेंस ट्रेवल किए है, दैट मीन्स वो वर्क शो कर रहे हैं। अब देखो, उसने वर्क शो किया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, आपने हैमर देखा होगा। जब हैमर को रेस करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और वो गिरता है, फॉल होता है किसके? नेल के ऊपर। जो वुड के पीस के ऊपर नेल लगी हुई है आपकी, और उसके ऊपर आपने ये नेल लगी हुई है, सपोज नेल, अभी कैसे बनेगी? ऐसे कैसे भी बन जाएगी। ये वुड पीस पे लगी हुई है और हैमर से आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो, वुड का पीस है, तो वो जो नेल है कहाँ चली जाएगी? वुड में चली जाएगी। अब इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जैसे टॉय कार होगी, जब टॉय कार को फ्लोर पे रखते हैं, वो जो विंडलिंग होती है, विंडलिंग का टॉय मतलब मूव करती है। आपके पास जो टॉय कार होती है, जब टॉय कार को आप फ्लोर पे रखते हो, मूव करना स्टार्ट कर देती है। या जैसे बैलून को फिल करते हो एयर के साथ और प्रेस करते हो, तो उसकी शेप चेंज होती है। इट कैन केम बैक टू ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। जब फोर्स निकला, बैलून की बात हो रही, जब आपने उसमें से सारा फोर्स निकाल दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। अगर आप बैलून को हार्ड प्रेस करोगे, अगर तो जेंटली प्रेस कर रहे हो, धीरे धीरे, वो सारी की सारी अपनी अपनी शेप में आ जाएगी, क्योंकि एयर रिलीज हो रही है उसमें से। अगर हार्ड प्रेस करोगे, इट कैन एक्सप्लोड, हो सकती है वो।
बैलून फूट सकता है, एकदम से ब्लास्ट साउंड हो सकता है। अगर बैलून फूला हुआ है, आपका फिल है एयर के साथ, और एकदम से हाथ स्ट्राइक करो तो वो तो फट जाएगा। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, थ्रू डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से, इनका सबका अपना काम है, कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ काम करने की। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो कोई काम करने की, इज सैड टू पोजेस एनर्जी, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी। जैसे हम अगर नॉर्मली अपनी बात करें, हम ऑब्जेक्ट की तरह लेके चले अगर अपने आप को, हमारे में क्षमता है कुछ ना कुछ काम करने की, वी हैव कैपेबिलिटी, हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं, वी हैव कैपेबिलिटी। अगर कैपेबिलिटी है तो हम वर्क कर सकते हैं, अगर हमने सोच बना ली है तो हम कर सकते हैं। दैट मीन्स, इट मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करती है, होगी ही होगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये वाली। ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी, ऐसा ऑब्जेक्ट जहां पे वर्क हो रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जा रहा है, जिसपे वर्क हो रहा है, वो गेन करेगा एनर्जी को। ये ध्यान रखना, लूज कौन करेगा और गेन कौन करेगा। जो तो आपका जिसपे काम हो रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे वर्क डन हो रहा है, वो हमेशा गेन करेगा एनर्जी को। और ऐसा ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो कर रहा है आपका, वो लूज करेगा एनर्जी। मतलब एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। अब कैसे कोई एक ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ काम कर सकता है। देखो, स्टार्टिंग में उसको नहीं पता ना, जैसे हमें पता हम खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर सकते हैं। एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, चल जाएगा। उसके बाद वीकनेस होने स्टार्ट हो जाएगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने नहीं खा के देखा, तब हमें पता लगा ना कि हम वर्क नहीं कर सकते हैं विदाउट एनर्जी। तो सिमिलरली स्टार्टिंग में भी यही हुआ कि जब ऑब्जेक्ट था, उसने बोला कि वो एनर्जी के साथ वर्क कैसे कर सकता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होगी, वो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ही लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जब मेरे पास ताकत है तो मैं दूसरे पे फोर्स लगा सकता हूँ। When this happen, energy is transferred from the former to the later. कब होगा ये? कब होगा? देखो ना, अब उसने क्या बोला कि आपका, कि किसी के पास अगर एनर्जी है तो वो दूसरों को क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये होगा कब? एनर्जी, जब देखो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसे लेके चलो, एक ज्यादा ताकतवर है और एक कम ताकतवर है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वो कह रहा है कि ये कब होगा। अब इसमें एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ये फर्दर फिर आगे मूव करेगा, क्योंकि जिसने लगाया उसके पास तो कम होगी ना, इसने तो लूज कर दी और इसने गेन की। जब ये टकराएंगे तो, जब बहुत स्पीड से आ रही है ये चीज, जब टकराएगी, इसने अपनी दे दी तो इसकी स्पीड अब तेज हो जाएगी और इसकी स्पीड अब कम हो जाएगी। तो वही तो, एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करेगा जब एनर्जी को रिसीव करेगा। तो दैट मीन्स जब उसने रिसीव की एनर्जी, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा तो वो वर्क करेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी थी वर्क करने की। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होगी वो वर्क करेगा ही करेगा। सिंपली वे में ये याद रखो एग्जांपल कि अगर ये इसको टकरा रहा है तो इस पे एनर्जी आ रही है, ये आएगा तो ये मूव करेगा तो ये वर्क करेगा ही करेगा।
अब ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है? इसकी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो जो एनर्जी की यूनिट होती है वो सेम होती है वर्क की तरह। वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो 1 जूल क्या था? कितना? 1 जूल क्या था? कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 जूल ऑफ वर्क वर्क करने की? क्योंकि देखो ई जो है वो सेम हो गया किसके? वर्क के। एनर्जी जो है वो वर्क के सेम हो गया कि एनर्जी होगी तो वर्क करेगा। तो 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द 1 जूल ऑफ वर्क। सिमिलरली अगर लार्जर यूनिट में एनर्जी को बताना है तो किलो जूल, केजी। 1 जूल में जैसे किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरह किलो जूल में क्या होते हैं? 1000 जूल। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी में से क्वेश्चन आता ही आता है। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं क्या है। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देखो हम जहाँ रहते हैं एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है, प्रोवाइड होता है हमें। वी लिव इन प्रोवाइड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल में कौन सा आता है? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक लाइट, ये सारी की सारी एनर्जी है और ये हम पढ़ेंगे भी अभी। अभी साइंटिस्ट जी के बारे में आ गया जी एक, जेम्स प्रेस्कॉट। जूल, जूल यूनिट थी ना 1 जूल, was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Thermodynamics का टॉपिक आपको आगे आएगा, बड़ी क्लासेस में आता है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक। तो इन महाशय जी की रिसर्च से कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स में। उन्होंने एक लॉ बना दिया था किसका? फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का। और वैसे भी आपको इतना पता होगा कि करंट उसी में से पास होता है, मोस्टली मेटल में से ही करंट पास होता है। वुड में से अब करंट थोड़ी पास हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो ऑब्जेक्ट हीट होगा उसमें से करंट पास हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट बताया हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मूव करने की वजह से वो करंट जो होता है ना उसकी वजह से होता है। ये सारा आगे फर्दर डिटेल डिस्कशन में आता है। तो इन्होंने अपना जो लॉ था, ही ऑल्सो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द लॉ, वेरीफाई हो चुका था, इनने करवाया था, किया था। कौन सा लॉ? कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी को हम कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना भी नहीं सकते और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट को। एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या थी? जूल, जो इसके नाम के बाद पड़ी थी। तो ये तो खैर महाशय जी के बारे में थी बात। मेन जो हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करनी है, कैनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और एक पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आता है। अब देखो सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब जितने ज्यादा मूवमेंट, अगर सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जितने ज्यादा होंगी दैट मीन्स रैंडमनेस ज्यादा है। रैंडमनेस मतलब मूवमेंट ज्यादा हो रही है, मोशन करने को उनका इंटरेस्ट है कि हमने तो घूमना ही घूमना है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ये सारे के सारे होल्ड हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टे हो जाएंगे, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब वो रेस्ट पोजीशन पे है, और जब वो स्टेशनरी पोजीशन पे तो है वो तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो आपके पास मूवमेंट में आए तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो एक्टिविटी से देखते हैं क्या बताया हुआ है इन्होंने एक्टिविटी में। एक हैवी बॉल ले लिए है, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड, ठीक है। A wet bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from the height about 25 centimeter. Ball creates a depression. ठीक है,
देखो एक हैवी बॉल ले लिया और एक ऐसा सैंड का थोड़ा सा उसमें पार्ट है, उस वो गीली सैंड ली हुई है, थोड़ी वेट है, ड्राई नहीं है, वेट है। और उसके अंदर हमने क्या किया, बॉल को डाल दिया, ड्रॉप कर दिया बॉल को सैंड। कितनी हाइट से, 25 सेंटीमीटर की हाइट से। तो एक डिप्रेशन, एक मार्क छोड़ देगा। ऐसी एक्टिविटी रिपीट करनी है। अब कहाँ से, अलग अलग डिस्टेंस से, डिस्टेंस अलग हो रहा है। एक बार 25 सेंटीमीटर से छोड़ा उस बॉल में, एक बार 50 से, एक बार 1 मीटर से, एक बार 1.5 मीटर से। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो आपके पास डिप्रेशन है, जो उसमें मार्क लग रहा है, क्या वो प्रॉपर विजिबल है? अगर वो प्रॉपरली, क्योंकि देखो ना, जितनी तेजी से आएगा उतना वो नीचे तक भी जाएगा। मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल हैज ड्रॉप्ड। एक तो पहले वो विजिबल होने चाहिए मार्क, दूसरा आपने हाइट मेजर करनी है और डेप्थ कंपेयर करनी है कि कौन सी ज्यादा थी, कौन सी स्लोएस्ट थी। ऐसा क्यों हुआ? जहाँ ऊपर से आ रही है तेजी से बॉल, वो नीचे तक जा रही है, या जो पास से फेंक रहे हैं वो नीचे तक जा रही है? अब व्हाट हैज कॉज द बॉल टू मेक डीपर बेंड, किसकी वजह से हो रहा है? अब यही हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आगे एक्टिविटी के थ्रू। अब एक अपरेटस ले लिया, ऊपर फिगर आपको दिख रही है 11.5, एक अपरेटस ले लिया है। प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस। एक वुडन ब्लॉक लिया है नॉन मास का, नॉन मास मतलब जिसका वेट आपको पता होगा। एक वुडन ब्लॉक है नॉन मास का, ट्रॉली के सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस पे रख दिया है। प्लेस अ नॉन मास ऑन द पैन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक नॉन मास एक और लेके चलेंगे। वो नॉन मास को हमने क्या करना है, पैन पे रख देना है, और वो ट्रॉली जो है वो मूव करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ट्रॉली मूव करना स्टार्ट होगी और वुडन ब्लॉक से जैसे ही टकराएगी, जैसे ट्रॉली मूव कर रही है, फोर्स लगा है जैसे ही, या नीचे यहाँ पे फोर्स लगाया है, यहाँ डाल दिया है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट ट्रॉली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। इस तरह से रखना है कि अगर ये ट्रॉली जाके टकराती है तो ये ट्रॉली जाके रुक जाए उस जगह पे जहां ही ये टकराती है। क्या जब फोर्स लगा, जो ये ब्लॉक था वो डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से? अगर तो वो टकराया है एकदम से, क्योंकि फोर्स डाल दिया हमने, तो ये क्या अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ? अगर वो हुआ है, नोट डाउन करना है हमने डिस्प्लेसमेंट उस ब्लॉक का। दैट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क होगा, वर्क हुआ है किस पे, ब्लॉक पे। किसके थ्रू है, बाय द ट्रॉली, क्योंकि जो ब्लॉक था उसने एनर्जी को गेन किया है। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, सेम एक्टिविटी करो, इंक्रीजिंग द मास ऑन द पेन। अगर मैं वेट बढ़ाती रहूं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस पे भी तो फर्क पड़ेगा, मतलब ये जो है इस पे भी तो, ट्रॉली पे भी तो फर्क पड़ेगा, कितनी स्पीड से आ रहा है कितनी नहीं, और किस स्पीड में मोर होगा डिस्प्लेसमेंट वो चेक करना है। किसमें वर्क डन ज्यादा हुआ? मूविंग ट्रॉली तो वर्क कर रही है, मतलब उसमें तो एनर्जी है। मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मूव फास्ट कैसे करेगा, कब करेगा? An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फास्ट में, मतलब बहुत तेजी से आ रहा है, तो अगले वालों को भी ज्यादा दूर तक लेके जाएगा वो खींच के। अगर आए ट्रैफिक ही स्लो है पीछे से, तो वो थोड़ी टक्कर मार के उसको बहुत आगे तक ले जाएगा। पीछे से तेजी से आ रहा है तभी तो आगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा शो करेगा। हवा बहुत तेज चल रही है, रोटेटिंग व्हील है, मूविंग बुलेट है, स्पीडिंग स्टोन है, ये वर्क करेगा। अभी बुलेट है जो गन में से निकलती है, किस तरह से टारगेट में जाती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड मिल होती है ना उसके जो
ब्लेड्स है वो मूव करती हैं। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेसेस एनर्जी, तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मूव कर रहा है, उसमें एनर्जी है। तो जो मूव कर रहा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था मूविंग में कौन सी एनर्जी, मूविंग में एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंको, नीचे से फेंको, अगर तो आपने ऊपर पकड़ा हुआ है, ऊपर ले जाके पकड़ा हुआ है तो पोटेंशियल है, उस टाइम एनर्जी छोड़ दोगे तो वो मूव में आ जाएगा, मूविंग में आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फॉलिंग कोकोनट, क्योंकि काइनेटिक आगे गिर रहा है। स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, ये सारे के सारों में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसमें मोशन है। जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ये भी ध्यान रखना है। अब किस तरह से जो एनर्जी है, एनर्जी possessed by a moving body by virtue of its motion। अब एनर्जी किस तरह से ली जाती है, पोजेस एक मूविंग बॉडी के थ्रू, या ऐसा कह सकते हो कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी दूसरे में, मोशन के थ्रू। अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटेड टू स्पीड, वो किसके इक्वल होगा, कितना उसने वर्क डन किया उस पे, कितनी उसने वेलोसिटी एक्वायर किया, मतलब कितनी तेजी से अगर पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो टकरा रहा है आगे वाले ने, तो अगले वाले ने कितनी ली है। अब यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है के मतलब काइनेटिक एनर्जी को हमने शो किया है, और ये डिराइव करना भी पेपर में आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, कभी भी नहीं भूलना है इस फॉर्मूले को, हाफ एम वी स्क्वायर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला ये डिराइव कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी है ही इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, एनर्जी में मोस्टली दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या काइनेटिक एनर्जी या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम डेरिवेशन देखेंगे और फिर इसके ये न्यूमेरिकल देखेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को फिनिश करेंगे। देखिए जी, देखो अब ये डेरिवेशन अच्छे से समझना। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना, हमने जो प्रूव करना है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की इक्वेशन की फॉर्म में हमें बताना है। एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास क्या है m, जो मूव किससे कर रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब u ले लिया वेलोसिटी। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है कुछ डिस्टेंस के साथ s के साथ, जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब आगे वाले डायरेक्शन में सेम लग रहा है। तो वर्क डन कितना हुआ, W कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F की W की वैल्यू वर्क डन, फोर्स जब लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे, उससे क्या हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, स्पीड चेंज हुई, U से किस में चला गया, V में। जब धक्का दिया उसकी एनर्जी तेज थी, धीरे धीरे वो कम होना शुरू होगी, वो V में होगी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तीन इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर्स में से। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन वाली, और एक्सेलरेशन जिसमें था वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन जो थी यहाँ इज इक्वल टू 2s। ये क्वेश्चन हमने पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में इसके फिजिक्स में ही हमने की हुई है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, या आपका फोर्स होगा, चेक कर लेना उसमें एक में है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल ली, जब s निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 2a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, कल भी ये बात बताई थी, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है। और W का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। जब दोनों वैल्यू पुट करोगे a से a कट गया, जब a से a कटा बचा क्या, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं लेके चलूं u स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है, 0।
अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से था तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हुई, तो यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से किनेटिक एनर्जी या जो वर्क डन था वो कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क डन आया, डब्ल्यू आया, तो डब्ल्यू क्या होता है, किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल। वर्क डन किसके इक्वल है, किनेटिक एनर्जी के। कब, जब यू को जीरो रखा तो वो किसके इक्वल आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लो, दो ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास दिया हुआ है 15 केजी, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब देखो यहाँ पे दो वेलोसिटी नहीं दी, अगर दो वेलोसिटी नहीं दी तो आप ये नहीं सोचोगे यू है या वी है, तो फॉर्मूला लिख देखो, उसके अंदर वी है तो मतलब ये वी गिवन है, ठीक है, क्योंकि एक ही वेलोसिटी गिवन है, तो फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है। हाफ मतलब 1/2, एम की वैल्यू गिवन है, वी का स्क्वायर। दो बार लिखना है, सॉल्व करो, कटिंग करो, जूल में आंसर जरूर लिखना। अगर यूनिट नहीं डालोगे तो यूनिट डालने के नंबर कटते हैं, और सॉरी नहीं डालने के। नेक्स्ट, what is work to be done to increase the velocity of car from 30 to 60। अब देखो दो वेलोसिटी आ गई, अब उसने बोला क्या वर्क करोगे वेलोसिटी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज करने के लिए 30 से 60 तक। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है 30 मतलब u एंड 60 मतलब v, और मास दिया हुआ है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने आपको सिंपल वे बताया हुआ है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग करो, सॉल्व करो, यही आ जाएगा आपके पास। ये आ गया जी मीटर पर सेकंड में। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगे आगे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कितना वर्क डन हो रहा है। अब दो हैं, एक बार यू एक बार वी एम, तो दोनों की एनर्जी अलग अलग निकालो। ये इनिशियल निकाल ली ई के आई, और यू रखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एफ रखेंगे तो यहाँ पे वी रखेंगे, वी की वैल्यू रखेंगे, दोनों की आगे दोनों को माइनस कर दो, कितना वर्क डन हुआ है वो पता लग जाएगा। क्योंकि जब भी चेंज इन वर्क निकालना है और दो चीजें दी हो तो सिंपली माइनस कर दो, तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा, आपको इन दोनों को माइनस करके वर्क डन का। ठीक है, यहाँ पे फिनिश होता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। अभी आगे है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी भी डेरिवेशन आएगी। एंड आगे खैर कमर्शियल यूनिटी इतना कुछ वो नहीं, बस वो एक टॉपिक ही रह गया आपका। ये है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो ये वाला कर लेते हैं एक पेज, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, जो चीज रेस्ट पे होगी उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एक रबड़ बैंड ले लिया है, उसको बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है एक एंड से, और दूसरी साइड से वो पुल कर रहा है, बैंड स्ट्रेच हो जाएगा। अगर उसको दोबारा से रिलीज करेंगे, जैसे रबड़ बैंड होता है आप लेते हो, एक एंड से हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ, बैंड बैंड जो था उसने अपनी पोजीशन ले ली, खींचा हुआ जो था वो आप दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, करेगा तो अपनी पोजीशन एक्वायर्ड ना, बेशक थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए।